Good morning everyone. Welcome back to BFSC Fisheries online classes. Today we are talking about water treatment and management in shrimp hatchery. Means what are the requirement in shrimp hatchery or prawn hatchery. So the first requirement, very much important point for the management of shrimp और prawn hatchery is water treatment. मतलब सबसे ज़्यादा यूज मतलब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वाटर प्रॉन या श्रिम्प हैचरीज मैनेजमेंट के लिए वो है वाटर क्वालिटी का गुड वाटर क्वालिटी होना। तो ये वाटर क्वालिटी हम लोग कैसे सुधार सकते हैं किसी भी हैचरी मैनेजमेंट के समय। तो गुड वाटर मतलब यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है उसमें इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू से कि ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन एंड फंक्शनैलिटी ऑफ श्रिम्प हैचरी इज़ द क्वालिटी ऑफ वाटर। मतलब वाटर क्वालिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाटर क्वालिटी ही इंडिकेट करता है कि कौन सा वाटर कैपेबल है डिज़ायर स्पीसीज़ को ग्रो करने के लिए। मतलब वो कैपेबिलिटी देखता है वाटर क्वालिटी। उसके बाद है थ्रू नॉलेज ऑन द वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑन कैंडिडेट स्पीसीज़ एज वेल एज वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स इन द इज़ द इसेंशियल टूल फॉर द सक्सेसफुल हैचरी ऑपरेशन। मतलब एक नॉलेज होना चाहिए हम लोग को वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट के समय। मतलब क्या क्या नॉलेज ज़रूरी है वाटर क्वालिटी के समय में। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ओपिनियन हैचरी इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन क्लियर एंड प्रिस्टीन क्वालिटी सी वाटर। मतलब उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम लोग ऐसा क्वालिटी वाटर का यूज़ करें जो कि सस्टेन है और क्लीन है और क्लियर है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट है एक गुड वाटर क्वालिटी के। फर्दर हम लोग देखेंगे कि वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट के लिए टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसमें बताया गया है कि जब श्रिम्प मैच्योर करते हैं तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 22 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए उसके मैचुरेशन के लिए। लेकिन रियरिंग के समय मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है पॉइंट, रियरिंग के समय उसका टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फिर टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर है सब ट्रॉपिकल रीजन में। मतलब यहाँ हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि क्या टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। तो श्रिम्प हैचरी के लिए मैचुरेशन के समय 22 से 32 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं अगर लार्वल रियरिंग करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। श्रिम्प हैचरी लोकेटेड इन सेवियर विंटर एरियाज जनरली क्लोज ड्यूरिंग द विंटर मंथ। मतलब जो भी श्रिम्प हैचरी है जो विंटर में है यूज़फुल वो मतलब विंटर मंथ के लिए लो टेम्परेचर का प्रॉब्लम हो जाता है हैचरी में। तो उसके लिए मतलब हम लोग को चाहिए कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। तो उसका एक अलग पॉन्ड टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं विंटरिंग पॉन्ड। फिर हम लोग सेकेंड स्लाइड में प्रोसीड करते हुए जैसा कि हम लोग देखें कि लिमिटिंग फैक्टर है लो टेम्परेचर होना। तो उस केस में क्या करते हैं कि अगर जब हम लोग लो टेम्परेचर को अवॉइड करना है तो उस केस में हम लोग ट्रांसलूसेंट रूफिंग डालते हैं या फिर कवरिंग करते हैं पीवीसी या प्लास्टिक शीट से। अगर हम लोग ट्रांसलूसेंट रूफिंग डालेंगे या कवर करेंगे प्लास्टिक शीट से तो फिर हम लोग जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है किसी भी श्रिम्प या प्रॉन हैचरी के लिए वो रिक्वायरमेंट हम लोग का यूज़फुल मतलब वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाता है। तो इस तरह का थर्मोस्टैटिकली हम लोग कंट्रोल करते हैं इंसुलेटेड इमर्जन हीटर में। फिर है मेंटेनिंग कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू कॉन्वुलेटेड ट्यूब्स केप्ट इन द टैंक। फिर हम लोग मतलब स्ट्रीम जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ स्ट्रीम है उसको मेंटेन करते हैं। फिर है हायर टेम्परेचर प्रॉब्लम इन हैचरी कैन बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंट बाय प्रोवाइडिंग सुइटेबल वेंटिलेशन। और ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया हैचरी में तो हम लोग क्या करेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हायर टेम्परेचर हो गया तो हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि इस टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। फिर फर्दर प्रोसीड करते हुए हम देखेंगे कि दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सैलिनिटी। पहला तो हम लोग देखें कि टेम्परेचर था, दूसरा है सैलिनिटी। अब ये सैलिनिटी कैसे इफ़ेक्ट करता है तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे पीनीड जो है वो ब्रैकिश वाटर इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। दे रिक्वायर हाई ओशनिक सैलिनिटी फॉर रिप्रोडक्शन एंड लार्वल मेटामॉर्फोसिस। लेकिन जब हम वो मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर लार्वल मेटामॉर्फोसिस करते हैं तो उसके लिए हाई ओशनिक सैलिनिटी की ज़रूरत होती है।
तो ये एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दे आर प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर द सेलेक्शन ऑफ साइट फॉर श्रिम्प मस्ट बी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फुल स्ट्रेंथ सी वाटर ऑन अ 24 आवर बेसिस। हम लोग को चाहिए कि सैलिनिटी को कैसे मेंटेन करें, तो इसके लिए क्या करते हैं, सैलिनिटी को रेज किया जाता है अबव 5 ppt, जो कि ये रिकमेंड नहीं है। मतलब हम लोग देखेंगे कि इसके लिए सैलिनिटी कम से कम 5 ppt से कम होना चाहिए। फिर तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है पीएच, मतलब वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग देखें कि टेम्परेचर हुआ, फिर सैलिनिटी हुआ जो कि 5 ppt से कम होना चाहिए, और फिर तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पीएच, जो कि पीएच होना चाहिए रेंजेस फ्रॉम 1 to 14 पीएच, मतलब पीएच उसका 1 से 14 होना चाहिए। एसिडिक कंडीशन अगर होगा तो पीएच जो है, मतलब अगर एसिडिक कंडीशन है, मतलब एसिडिक कंडीशन अगर इंक्रीज़ करेगा तो किसी भी मतलब उस वाटर का पीएच जो है वो डिक्रीज़ करता है। वाटर पीएच लेस देन 7 at 25 डिग्री सेल्सियस इज़ एसिडिक एंड ग्रेटर देन 7 इज़ बेसिक। मतलब ये हम लोग कॉमन जानते हैं कि अगर पीएच 7 है तो वो एसिडिक होगा, और अगर ग्रेटर है तो वो बेसिक होगा या अल्कलाइन होगा। ठीक है। फिर है ऑप्टिमम पीएच क्या ज़रूरी है मैचुरेशन के लिए या स्पॉनिंग के लिए। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग ये देखें कि आखिर श्रिम्प हैचरी के समय रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है पीएच का, वो है 8, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर 7.8 to 8.2 है तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। अगर पीएच 7.8 से कम या हायर है 8.2 के, तो वो वैसे साइट को अवॉइड किया जाता है। जैसा कि हम लोग देखें कि टेम्परेचर, हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है, सैलिनिटी इन्वायरमेंट है, पीएच इन्वायरमेंट है, उसके साथ साथ डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन को हम लोग मेंटेन नहीं रखेंगे, मतलब एक ऑप्टिमम डिज़ोल्व ऑक्सीजन होना चाहिए वाटर में, तो अगर ऐसा ना हो तो वैसे इन्वायरमेंट में एनिमल यानी जो फ़िश है वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो इसके लिए मतलब अगर वो स्ट्रेस में आएगी, तो ऐसा मतलब देखा गया है कि वो उसमें डिज़ीज़ अटैक कर सकते हैं उस केस में, क्योंकि वो स्ट्रेस में आ गई है, क्योंकि डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम या फिर ज़्यादा हुआ वैसे इन्वायरमेंट में, तो ऑक्सीजन के तो उस केस में अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन को मेंटेन रखना है तो हम लोग कैसे डिज़ोल्व ऑक्सीजन को मेंटेन रखेंगे। तो हैचरीज़ में एयरेशन प्रोवाइड किया जाता है, या एयर कंप्रेशर या एयर ब्लोअर होता है जो कि एयरेशन प्रोवाइड करे किसी भी हैचरीज़ में। एज श्रिम्प रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 4 ppm डिज़ोल्व ऑक्सीजन, कंटिन्यूस एयरेशन इज़ इसेंशियल। मतलब अगर हम लोग को चाहिए कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन ऑप्टिमम हो, तो उस केस में 4 ppm डिज़ोल्व ऑक्सीजन ऐसा देखा गया कि मतलब यूज़फुल है फॉर द हैचरीज़ मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए अमोनिया और नाइट्रेट भी। ऐसा देखा गया है कि ऑलमोस्ट ऑल अमोनिया फाउंड इन द हैचरी वाटर कम्स फ्रॉम द एक्सक्रीटा ऑफ द श्रिम्प। मतलब जो भी श्रिम्प एक्सक्रीट करते हैं वो उससे अमोनिया का लेवल हाई हो जाता है वाटर में। तो अमोनिया हम लोग जानते हैं कि बहुत टॉक्सिक है, टॉक्सिक फॉर्म ऑफ अमोनिया मतलब नाइट्रोजन है ये। सो अमोनिया मतलब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मतलब हम देखेंगे जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि 2 फॉर्म ऑफ अमोनिया होता है, अनआयोनाइज्ड अमोनिया एंड आयोनाइज्ड अमोनिया। लेकिन जो अनआयोनाइज्ड अमोनिया है वो सेल मेम्ब्रेन से रेडिली पास हो जाता है, मतलब जो भी गिल्स है उससे आसानी से पास हो जाता है। तो ये फॉर्म जो है मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म यानी कि NH4 NH3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा अमोनिया का फॉर्म सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि मतलब अमोनिया मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। तो इसके लिए मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लेवल क्या है अनआयोनाइज्ड अमोनिया के लिए हैचरी में, वो है 0.1 ppm।
This value may apply to normal maintenance and growth of shrimp in culture system, but shrimp require a still lower level of ammonia for successful maturation and spawning. तो श्रिम्प के लिए ऐसा ज़रूरी है कि हम लोग अमोनिया के लेवल को और कम रखें। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग? इन ऑर्डर टू मेंटेन एन एक्सट्रीमली लोअर अमोनिया लेवल इन मैचुरेशन यूनिट, फ्लो थ्रू सिस्टम और रिसर्कुलेटरी सिस्टम और 200 to 400% वाटर एक्सचेंज सिस्टम शुड बी मेंटेन। तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसके लिए कि हम लोग 200 से 400 जो भी वाटर है, मतलब क्योंकि श्रिम्प है वाटर में तो वो एक्सक्रीट तो करेगा ही। तो हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग इस एक्सक्रीटा को बार बार निकालें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वाटर एक्सचेंज उसका करेंगे। तो वाटर एक्सचेंज करने से मतलब जितने भी टॉक्सिक फॉर्म है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। नाइट्राइट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास। थ्रू नाइट्राइट इज़ हाईली टॉक्सिक टू फिशेस, इट इज़ लेस टॉक्सिक टू श्रिम्प। मतलब देखा गया है कि जो नाइट्राइट ऐसे प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं फ़िशेस के लिए, लेकिन ये कम टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू फ़िश। ये श्रिम्प में ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हैवी मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब क्योंकि श्रिम्प हैचरीज नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हैवी मेटल और पेस्टिसाइड। अब ये हैवी मेटल और पेस्टिसाइड्स कैसे इम्पॉर्टेंट है तो वो हम लोग देखेंगे कि जो हैवी मेटल है वो टॉक्सिक होता है लार्वल फॉर्म ऑफ, मतलब क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स भी ग्रो कर जाते हैं श्रिम्प हैचरीज मैनेजमेंट के समय। तो हम लोग ये देखते हैं कि उसको ख़त्म करने के लिए बहुत से लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, बट ये पेस्टिसाइड्स समहाउ डैमेज करता है लार्वा को भी और श्रिम्प को भी। कभी कभी ये प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ऐसा देखा गया कि हम लोग ऐसा चीज़ यूज़ करते हैं जो कि टॉक्सिक ना हो, मतलब वो इफ़ेक्ट ना करे श्रिम्प को। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि हैवी मेटल और पेस्टिसाइड्स जो यूज़ होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं लार्वल फॉर्म के लिए। Recent reports show that many of the pesticide interfere the normal maturation process of crustacean। मतलब जब भी नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मतलब क्रस्टेशियन का जब वो मैचुरेशन होता है तो उस समय पेस्टिसाइड्स भी हैं जो कि अफेक्ट करते हैं उसके मैचुरेशन को। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ ये है कि मेटल और पेस्टिसाइड्स को कैसे एलिमिनेट किया जाए। फिर वाटर रिक्वायरमेंट में अभी तक वाटर ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा उसके मतलब शॉर्ट में दिया हुआ है कि हम लोग वाटर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो फिज़िकल केमिकल ट्रीटमेंट होता है वाटर का। तो ये फिज़िकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट एसेंशियल है फॉर टू क्लीन वाटर सप्लाई। मतलब वाटर सप्लाई को क्लीन करने के लिए फ़िज़िकल और केमिकल रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। तो ये फ़िज़िकल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? तो फिज़िकल ट्रीटमेंट जनरली इन्वॉल्व सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। मतलब हम लोग क्या करेंगे उसका सेडिमेंटेशन करेंगे या फिर फिल्ट्रेशन करेंगे। तो ये सब फिज़िकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट है। इफ़ द सोर्स वाटर इज टर्बिड सेडिमेंटेशन शुड बी कैरिड आउट टू रिमूव द लार्ज वाटर सस्पेंडेड पार्टिकल। वाटर इज retained in the sedimentation tank at least for a minimum of 10 to 12 hours so that water particles settle down। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस में मिनिमम 10 to 12 आवर्स के लिए वाटर को छोड़ देते हैं। मतलब अगर वो वाटर छोड़ देंगे तो वो मतलब बहुत देर बाद वो सेटल हो जाता है नीचे के लेवल में और जो ऊपर का वाटर है वो क्लीन हो जाता है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। और फिर जो मतलब वैसे पार्टिकल हैं जो नीचे में बैठ गए हैं नीचे हैं उसको फिर रिमूव कर लिया जाता है। तो ये रिमूवल कैसे होता है? या तो ग्रेविटी ट्रीटमेंट से या फिर सैंड फिल्ट्रेशन से। उसके बाद फिर क्या करते हैं कॉटन फिलर बैग होते हैं 1 to 10 ppm या फिर कार्ट्रिजेज फिल्टर्स होते हैं जिससे कि मतलब प्रोटोजोन सीलिएट्स फिलामेंटस बैक्टीरिया ये सबको निकाल लिया जाए, मतलब प्रिवेंट किया जाता है ताकि वो एंटर ना कर जाए। रेडिएशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है।
फिर है केमिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये दोनों प्रोसेस केमिकल ट्रीटमेंट और वाटर मतलब फिज़िकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट यूज़फुल है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। अब केमिकल ट्रीटमेंट क्या है? केमिकल ट्रीटमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है श्रिम्प हैचरी मतलब हैचरी सिस्टम के लिए। तो ये केमिकल ट्रीटमेंट है क्लोरीनेशन करके। क्लोरीनेशन इन श्रिम्प हैचरी सर्व्स प्राइमरीली टू डिस्ट्रॉय और डीएक्टिवेट डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी डिजीज़ हम लोग को प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं। इससे क्या होता है? दिस लीड्स टू ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ एसएच ग्रुप ऑफ प्रोटीन एज वेल एज क्लोरीनेशन ऑफ अमीनो एसिड. This result an irreversible damage to microbial cell. Essentially, chlorination involves adding of calcium hypochlorite. मतलब अब पूछा जाए कि क्लोरीनेशन में क्या होता है, तो हम लोग उसमें ऐड करते हैं वाटर में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और एक्वस सोडियम हाइपोक्लोराइड टू द वाटर. Water quality of the hatchery also may be improved by chlorination. The chlorination may also cause some adverse effects such as chlorination of ammonia and formation of chloramines. मतलब क्लोरीनेशन को कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अमोनिया या फिर मतलब उसमें क्लोरामाइंस का फॉर्मेशन करना. फिर क्या है, प्रोसीजर कैसे होता है क्लोरीनेशन का? पंप सी वाटर इनटू रिजर्वॉयर. मतलब कैसे कैसे हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे, मतलब एज इट इज़ तो हम लोग किसी भी टैंक में, तो जहाँ पे श्रिम्प ग्रो किए जा रहे हैं वहाँ हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं. जैसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हम बताएं कि उसमें ऐड करते हैं क्लोरीनेशन के ट्रीटमेंट में, तो उस केस में क्या करते हैं कि सी वाटर को पहले पंप करते हैं किसी रिजर्वॉयर में या फिर सैंड फिल्टर में. उसके बाद उसके वेट को या फिर अमाउंट ऑफ जो हाइपोक्लोराइड नीडेड है उसकी डिसइंफेक्शन के लिए उसको हम लोग देखते हैं. तो उसके लिए एक फार्मूला है जो कि नीचे दिया हुआ है. वेट ऑफ हाइपोक्लोराइड लिखा हुआ है 10 इंटू द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड. पहले तो हम लोग देख लेंगे कि हम लोग कितना वाटर ऐड किए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कितना हाइपोक्लोराइड चाहिए उसके लिए, मतलब क्लोरीनेशन को प्रोसीड करने के लिए. तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड और 1% ऑफ हाइपोक्लोराइड इन द डिवाइडेड बाय 1% ऑफ हाइपोक्लोराइड इन द प्रोडक्ट. फिर डिज़ोल्व हाइपोक्लोराइड इन अ पेन ऑफ क्लीन वाटर, एरेट विगोरसली. उसके बाद उसका एरेशन किया जाता है. फिर ऐड हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन टू द वाटर विच इज़ टू बी ट्रीटेड. अब उस वाटर में जिसमें ट्रीटमेंट करना है उसमें हम लोग हाइपोक्लोराइड डालते हैं. उसके बाद फिर एरेशन होता है और उसका मिक्सचर जो है उसको होमोनाइज किया जाता है. फिर न्यूट्रलाइज किया जाता है 12 to 24 आवर्स आफ्टर डिसइंफेक्शन विथ हाइपोक्लोराइड. मतलब अगर जब हाइपोक्लोराइड डाल दिए उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन होता है. उसके बाद का प्रोसेस है एज द रेसिडुअल क्लोरीन इज़ टॉक्सिक टू श्रिम्प लार्वल, डीक्लोरीनेशन शुड बी केयरफुली डन. इन ऑर्डर टू क्लोरीनेट द फॉलोइंग प्रोसीजर कैन बी अडॉप्टेड. मतलब क्या क्या प्रोसेस है क्लोरीनेशन के लिए. मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहला तो डिटर्मिन करेंगे अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन इन द वाटर. उसके बाद फॉर एवरी 1 ppm ऑफ हाइपोक्लोराइड न्यूट्रलाइज विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम थायोफॉस्फेट. Then aerate vigorously and after 30 minutes measure the amount of chlorine in the water. If water amount of residual chlorine is still present, मतलब जो क्लोरीन है उसको एलिमिनेट करने का ये इस प्रोसेस को करने के समय मतलब ये देखा गया कि हम लोग को क्लोरीन निकाल लेना है उसमें से, क्योंकि क्लोरीन जो है बाद में वो मतलब प्रॉब्लम भी हो सकता है श्रिम्प के मैनेजमेंट के लिए. तो उसमें क्या करते हैं, इस स्टेप को रिपीट करते हैं 2 to 4 टाइम. बी श्योर दैट रेसिडुअल क्लोरीन इज़ ज़ीरो. मतलब जब हम लोग इस वाटर का यूज़ करते हैं तो हम लोग ये श्योर हो जाते हैं कि हम लोग का क्लोरीन जो है वो ज़ीरो लेवल पे हो. इस तरह हम लोग देखें कि वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर था. उसके मतलब उसका मेंटेन करना टेम्परेचर का बहुत ज़रूरी है. फिर पीएच है, फिर उसमें सैलिनिटी लेवल को मेंटेन रखना है,
फिर हम लोग देखें कि हम लोग कौन कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट, फिज़िकल ट्रीटमेंट, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। हम लोग देखें कि केमिकल ट्रीटमेंट करने के समय कैसे क्लोरीनेशन प्रोसेस किए और फिर क्लोरीनेशन करने के बाद कैसे क्लोरीन को रिमूव किए और ये इंश्योर किए कि हम लोग का क्लोरीन वहाँ ज़ीरो लेवल पे होना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो कि वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है श्रिम्प हैचरी मैनेजमेंट में। So that's all for today. Thank you so much for watching. Stay tuned. Thank you so much.